नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात उपचुनाव की। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है और इस उपचुनाव में यह तय होगा कि शिवराज सिंह की सरकार बनी रहेगी या फिर से कमलनाथ की सत्ता में वापसी होगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है। बुजुर्ग मतदाताओं, कोरोना संक्रमित और कोरोना संदिग्ध मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा दी गई है। मतदान कर्मी इन मतदाताओं के घर जाकर खुद डाक मतपत्र लेंगे। इस दौरान इसका वीडियो भी बनाया जाएगा। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 12 मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें ऐदल सिंह कंसाना, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडौतिया, ओपीएस भदौरिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग और बिसाहूलाल सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों समेत 22 विधायकों के कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस लेने और सभी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। कमलनाथ सरकार जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस विधायकों में भगदड़ मच गई। नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी काजरेकर, मांधाता से विधायक नारायण पटेल और बड़ा मलहरा सीट से प्रद्युम्न लोधी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले आगर से भाजपा के विधायक मनोहर ऊंटवाल और जौरा से कांग्रेस के विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से पहले से ही 2 सीट खाली थीं। हाल ही में ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई। इसके बाद प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 63,88,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। ये वो सीटें हैं जहां बसपा मजबूत स्थिति में है। मुरैना, भांडेर, अंबाह, गोहद और दिमनी में बसपा का प्रभाव है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। शिवराज सरकार को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए कम से कम 8 प्रत्याशियों को जिताना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटों पर जीतना जरूरी है। अब देखना है कि शिवराज सिंह अपनी सरकार बचा पाते हैं या कमलनाथ की फिर से सत्ता में वापसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें भी शामिल हैं। इन 16 सीटों में 8 सीटों पर सरकार के मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। चुनाव में खड़े शिवराज सरकार के इन मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। इन मंत्रियों की कामयाबी शिवराज सरकार के साथ ही सिंधिया की सियासत को भी मजबूत करेगी। अगर नाकामी मिली तो न सिर्फ इन मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य संकट में आएगा, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रुतबे पर भी सवाल खड़े होंगे। राज्य में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आती हैं। इस क्षेत्र में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी के बड़े खिलाड़ी के तौर पर अग्नि परीक्षा है। खास बात यह कि 16 सीटों में से 8 पर मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। ग्वालियर चंबल इलाके से बीजेपी के दिग्गजों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसी इलाके से आते हैं। इन दोनों का ग्वालियर चंबल इलाके में खासा प्रभाव है। ग्वालियर चंबल में बीएसपी की भी बड़ी भूमिका है। 2018 के चुनाव में बीएसपी को 5% वोट मिले थे। जानकारों के मुताबिक 2018 के चुनाव में SC/ST एक्ट में संशोधन और दलित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के खिलाफ दलितों में गुस्सा था। इसका खामियाजा पार्टी को इस इलाके में उठाना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद एसपी, बीएसपी और 4 निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया। इस इलाके में बीएसपी के पास लगभग सभी 16 सीटों पर आधार वोट है। कम से कम 5 सीटों पर बीएसपी समर्थक वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जहां 2018 के चुनाव में बीजेपी को सीधे हार का सामना करना पड़ा था।
2018 में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर शिवराज सरकार के रुख से भी सवर्ण नाराज थे। दलित और सवर्ण दोनों के ही बीजेपी से नाराज होने के कारण कांग्रेस यहां फायदे में रही। ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में बहुत सावधानी के साथ काम किया। कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पार्टी से सिंधिया के जाने की भरपाई करने की कोशिश इलाके में करते रहे। उपचुनाव में अहम यह है कि ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल इलाके में आती हैं, जहां सिंधिया का प्रभाव माना जाता रहा है। अब देखना होगा कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया का जादू बरकरार रहता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उपचुनाव के लिए कल 28 सीटों पर मतदान होना है और आज उम्मीदवार घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं वोटिंग को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हैं। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। वहीं आज मतदान दलों को पोलिंग सेंटर के लिए रवाना किया जा रहा है। इस बार आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर कतारें नहीं लगेंगी। लाइन में लगने की जगह टोकन की व्यवस्था की गई है। मतदान कर्मियों को पीपीई किट दी गई है। फेस शील्ड भी दी जा रही है। तो मतदान केंद्रों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या तैयारियां कल होने वाली वोटिंग के मद्देनजर। और ग्वालियर में भी मतदान की तैयारियां पूरी हैं। मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। कोरोना के चलते मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान कर्मियों को पीपीई किट, ग्लव्स दिए जा रहे हैं। वहीं वोटिंग सेंटर को सैनिटाइज करने के भी इंतजाम किए गए हैं। हम लोगों ने जो मतदान केंद्र हैं उसके अंदर और बाहर भी हमने कोरोना को लेकर विशेष व्यवस्था की है। बाहर, मतदान केंद्र के बाहर जब भी कोई व्यक्ति मतदान देने के लिए आएगा तो हमारा बीएलओ उनको बताएगा कि उसका मतदान केंद्र कौन सा है। फिर उसके पश्चात हम लोगों ने आशा कार्यकर्ता को रखा गया है। आशा कार्यकर्ता उसका टेम्परेचर लेंगे, उनको मास्क पहनाएंगे यदि मास्क नहीं पहना, और उनको सैनिटाइजेशन के माध्यम से हाथों को सैनिटाइज करेंगे। फिर जैसे ही हमारा कोई मतदाता अंदर जाता है तो उसको ग्लव्स प्रोवाइड किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, पॉजिटिव है, तो उसको बताया गया है कि वो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में मतदान डालने के लिए आए। उसके लिए पीपी किट हमने अपने सारे मतदान कर्मियों को दी गई है और मास्क के अलावा उनको फेस शील्ड भी दिया गया है ताकि उनका एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बना रहे। तो कल वोटिंग होने वाली है और इस वोटिंग के मद्देनजर तैयारियां लगभग पूरी हैं और न केवल चुनाव आयोग की बल्कि सियासी दलों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां की हैं ताकि वो अपने समर्थक वोटर को बूथ तक ला सके। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण त्रिवेदी इंदौर से, सुशील कौशिक ग्वालियर से और दुष्यंत सिकरवार मुरैना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करेंगे। सुशील, ग्वालियर चंबल का अगर जिक्र करें तो करीब 16 सीटें हैं और इस लिहाज से किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर चुनाव आयोग की? और दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने स्तर पर कुछ विशेष इंतजाम जरूर किए होंगे। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में 16 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं। कल मतदान होना है। यही वजह है कि यहां पर चुनाव आयोग और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी मतदान दल जो आज रवाना किए गए हैं उन मतदान दलों के साथ सैनिटाइजेशन, इसके अलावा मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग मशीन के साथ ईवीएम यहां से रवाना की है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए वहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं ताकि उनको कतार में परेशान ना होना पड़े। इसके साथ ही वहां पर मतदाताओं को हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद थर्मल स्क्रीन से उनका तापमान लिया जाएगा। तापमान लेने के बाद मतदाताओं को अंदर इंतज़ार के लिए बैठक व्यवस्था की गई है। वहाँ वेटिंग हॉल बनाए गए हैं ताकि मतदाता परेशान ना हो। दिव्यांग मतदाता जो आएंगे उनके लिए वहाँ पर ट्राइसिकल की व्यवस्था भी की गई है। तो कुल मिलाकर मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। साथ ही भरपूर मात्रा में मास्क मतदान केंद्रों पर पहुँचाए गए ताकि जो मतदाता आएंगे जिनके पास मास्क नहीं होंगे उनको मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। पूरा व्यवस्थित कोरोना गाइडलाइन के तहत वहाँ पर मतदान कराया जाएगा। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो 16 सीटों पर करीब 22,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इनमें 8,30,000 मतदाता वोट करेंगे। 6,500 कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर वोटिंग की व्यवस्था को, मतदान की व्यवस्था को संभालेंगे। और जहाँ तक आपका सवाल है नेताओं की तैयारी का, तो सभी पार्टियों ने मतदाताओं को घर घर से
पोलिंग बूथ तक लाने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं, दल बनाए हैं। हर राजनीतिक पार्टी के लोगों ने अपनी ओर से अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए, तो प्रत्याशियों की तरफ से भी मास्क सहित तमाम व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ ही जो प्रत्याशी हैं और उनके कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो भी उस चुनाव के मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब सभी को इंतजार है दिन निकलने का, और दिन निकलने के साथ ही मतदान होगा। और ग्वालियर चंबल अंचल की इन 16 सीटों पर मतदान के साथ ही मध्य प्रदेश के आगामी जो राजनीतिक भविष्य रहेगा, उस भविष्य पर भी कल यहाँ बटन दबाया जाएगा मतदाताओं के द्वारा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। हम मुरैना भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर का रुख कर रहे हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। अरुण, मालवा निमाड़ का अगर हम जिक्र करें, जिन सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? और कुछ सीटें वाकई में रोचक भी वहां पर बनी हुई हैं, सियासी दलों की भी अपनी अपनी तैयारियां होंगी। बिल्कुल, अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए तो 7 सीटों पर उपचुनाव है, और इसमें सुभाषरा और बदनावर 2 जगह से मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और पूर्व मंत्री हैं सांवेर से, वो तुलसीराम सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में रोचक मुकाबला है इन सीटों पर। खासतौर से सांवेर की अगर बात की जाए तो ये हॉट सीट बनी हुई है मध्य प्रदेश की, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी दिग्गज हैं। बीजेपी के तुलसीराम सिलावट हैं तो कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा, और मतदान दल जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, मतदान केंद्रों पर पहुँच चुके हैं। 1500 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें पुलिस के अलावा गोवा से भी फोर्स मंगाया गया है। गोवा से 400 आर्म्ड फोर्स यहाँ पर पहुँचा हुआ है जो तैनात किया गया है। 380 मतदान केंद्र सांवेर में बनाए गए हैं, जिसमें से 119 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। इनकी CCTV और वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग इन सेंटरों की जाएगी। खासतौर से कोरोना का काल है, ऐसे में इस बार कुछ अलग तरीके का मतदान दिखाई देगा। जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है, टीम तैनात की गई है। इसमें 4 लोग रहेंगे स्वास्थ्य विभाग के, एक इसमें स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी रहेगा, एक आशा कार्यकर्ता रहेगी, और 2 उनके सहायक रहेंगे जो मतदाताओं को ग्लव्स प्रदान करेंगे, मास्क देंगे, और इसके अलावा सैनिटाइजर भी उनको दिया जाएगा। और साथ ही अब की बार उनको अलग तरह के डस्टबिन भी दिए गए हैं, जिसमें वो बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो उसमें डाला जाएगा। इसलिए वो जब मतदान दल यहाँ से निकल रहे थे तो वो लोग एक बड़ा डस्टबिन लेकर भी यहाँ से गए हैं। EVM को लेकर भी खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 120 बसें हैं जिन पर GPS लगाया गया था कि मॉनिटरिंग रहे EVM की सही जगह पहुंच रही है, कितनी सुरक्षित है। तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान दल रवाना हुए और वो मतदान केंद्रों तक पहुंच गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 6 बजे तक और सांवेर का जिक्र आप कर रहे हैं, और वहां पर एक दूसरे, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर गड़बड़ी की संभावनाओं के मद्देनजर भी आरोप लगाते रहे। मैं आपके पास लौटूंगा। नरेंद्र धनोतिया भी हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए हैं। उससे पहले दुष्यंत के पास चल रहे हैं मुरैना। दुष्यंत, मुरैना जिले में ही अकेली 5 सीटें हैं जहां बाई इलेक्शन होना है, और ये क्षेत्र कुछ हद तक सेंसिटिव भी रहा है। इस लिहाज से ज्यादा तैयारियों की दरकार रही होगी चुनाव आयोग की, इस मद्देनजर नजर आ रही चीजें। बिल्कुल प्रशांत, जहां 28 सीटों पर कल मतदान होना है तो मुरैना जिले से 5 सीटें हैं। मुरैना सीट पर सबसे ज़्यादा दोनों पार्टियों की नज़र रही है। ये सत्ता की चाबी भी हो सकती है 5 सीटें। और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमेशा जब वोटिंग हुई है चंबल में हिंसा तो हुई है। और अभी 2 मंत्री हैं मुरैना में, एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री सुमावली से भाजपा के प्रत्याशी हैं ईरल सिंह, और राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया दिल्ली से प्रत्याशी हैं। और दोनों जगह हिंसा होने की उम्मीद है, हालांकि चौरा में भी हिंसा होने की उम्मीद है। ये 3 सीट ऐसी हैं जहां बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ हिंसा होने की पूरी उम्मीद है। 8000 का अतिरिक्त फोर्स पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था की है। वहीं 133 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। 643 जो है वो संवेदनशील है, और जिनमें 543 जो अति संवेदनशील है। इन पर बड़ी चुनौती होगी। वहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस लगाए गए हैं, बल लगाया गया है। हालांकि 21 कंपनियां मुरैना जिले को मिली हैं, और पुलिस और प्रशासन का दावा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए वो सक्षम है। बिल्कुल, यानी कि हर स्थिति से निपटने की तैयारी है मुरैना में। तैयारियां की गई, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहां पर की गई है, चूंकि 5 सीटें हैं और सेंसिटिव भी ये एरिया है। नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से हमारे साथ हैं।
नरेंद्र, सुवासरा सीट का हम जिक्र करें, सुवासरा मंत्री इस वक्त मैदान में है बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ लेकिन ये सीट फिलहाल यहाँ के मद्देनजर जो वोटर है या फिर जो मसले हैं उनके मद्देनजर क्या जमीन पर नजर आ रहा है? दूसरी बात ये कि तैयारियां पूरी हैं कांग्रेस बीजेपी की तरफ से भी। जी बिल्कुल, दोनों ही दलों की तैयारियां पूरी है और दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया और कल सुबह 7 बजे से मतदान होना शुरू हो जाएगा और मतदाता इस सुवासरा 226 जो सीट है उस पर निर्णायक फैसला करेंगे। मतदाता खामोश है किस और वो अपना मत देंगे ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी प्रचार प्रसार में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर 5 बार प्रचार करने आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं और दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरी ताकत अपनी यहाँ पर झोंक चुके हैं। यहाँ जो मुद्दे हैं वो खासतौर से किसानों का मुद्दा था, जहाँ किसानों ने एक बार किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का कहना था कि हम जो 2 लाख का कर्जा माफ नहीं कर पाए, अगर सत्ता में आए तो करेंगे। वहीं केवल भाजपा ने जो कहा कि हमारा मुद्दा केवल विकास है, कांग्रेस केवल जो है जात पात की और इस तरह से गाली देने की बात करती है। कांग्रेस के पास गाली देने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो लगातार अपने भाषणों में कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरते नजर आए थे कि कांग्रेस केवल गाली का मुद्दा इस चुनाव में अपना रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कल सुबह जो मतदान होगा और जो मतदाता अपना फैसला सुनाएगा वो अपने आप में एक निर्णायक होगा। प्रशांत, बिल्कुल, कल मतदान होगा, क्या जहन में रहेगा वोटर के, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन का वक्त इसलिए दिया जाता है विवेक से सोचकर जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करे। सुशील, दुष्यंत, अरुण और नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। स्वागत है। कल वोटिंग है और वोटिंग के मद्देनजर 28 सीटों पर तैयारियां पूरी हैं और इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ सभी हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं। अरुण इंदौर से बने हुए। अरुण, सावेर का जिक्र हम कर रहे थे और वहां पर मुकाबला भी बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट एक दूसरे पर लगातार ये आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे, गड़बड़ियों की आशंका भी एक दूसरे पर लगातार लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भी एक बड़ी टीम बनाई है जो केवल इस पर नजर रखेगी कि दूसरा दल है वो कोई गड़बड़ी ना कर पाए। बिल्कुल, देखिए दोनों ही प्रत्याशी काफ़ी दिग्गज कहे जा रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो जो धनबल के हिसाब से सावेर सीट सबसे संवेदनशील है क्योंकि सबसे अमीर प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू के पास 87 करोड़ की संपत्ति है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में चुनाव आयोग की खास नज़र यहाँ पर है। 25 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और 25 स्पेस स्टैटिक सर्विलांस की टीमें हैं, वो लगातार गश्त कर रही हैं। सीमाओं को सील कर दिया गया है और किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो इसका खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर सावेर की बात की जाए तो 2,70,118 मतदाता हैं जो 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि 23,628 युवा मतदाता हैं जो कल पहली बार मतदान करेंगे। उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जो नए मतदाता हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे उनका रुख क्या रहेगा, इस पर भी ये चुनाव काफ़ी निर्भर करेगा। सावेर में जो हार जीत का फैसला है वो 2 और 2,500 के बीच का रहता है, बड़ा करीबी मुकाबला रहता है। ऐसे में दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगाई है। साथ ही बीएसपी और जनता दल भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे मुकाबला चतुष्कोणीय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी के तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबले का जिक्र कर रहे हैं, बस बहुजन समाज पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। लौटता हूं आपके पास, दुष्यंत बने हुए। दुष्यंत, मुरैना का ही अगर जिक्र करें, मुरैना या फिर पूरे चंबल क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ पर खासा प्रभाव रहा है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी के बाद जो तीसरा दल है वो मुकाबला जरूर पेचीदा बना रहा है। दुष्यंत, बिल्कुल प्रशांत, अगर देखा जाए ये इलाका यूपी से सटा हुआ है। चंबल जो इलाका है वो हाँ बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर 2008 में देखा जाए तो 6 में से 2 विधानसभा में 2 विधायक बीएसपी के मौजूद थे। 2013 में भी 2 विधायक बीएसपी के थे। इस बार जब 2018 में चुनाव हुआ तो 2 अप्रैल वाली घटना से नाराज होकर
जो बीएसपी का वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ मूव कर गया। इसी कारण 6 की 6 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि अब वो वोट बैंक किधर जाएगा। मुकाबला तिकोड़ी है। अगर देखा जाए तो जौरा सीट जो है वहां से सोनेराम कुशवाहा है, 2 बार से बीएसपी विधायक हैं, तो वहां पे भी तिकोड़ी मुकाबला है। मुरैना में देखा जाए तो रामप्रकाश राजौरिया है जो महज कुछ वोटों से पिछली बार हारे थे, बीएसपी से लड़े थे और इस बार भी बीएसपी के प्रत्याशी हैं, तो वो फिर से त्रिकोणी मुकाबला यहाँ बना रहे हैं। और जो दिमनी है, दिमनी में भी मुकाबला तिकोड़ी है। तो कहीं ना कहीं बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के आंकड़े बिगाड़ रही है। और अगर 1-2 विधायक अगर बीएसपी के आते हैं तो कांग्रेस की राह सबसे बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि बीजेपी को कम सीटें चाहिए, कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर कुछ सीटों का जिनका जिक्र भी कर रहे हैं, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बसपा ने जबरदस्त वोट हासिल किया, यानी कि निर्णायक वोट वो रहा है। नरेंद्र के पास चलते हैं। नरेंद्र, सुवासरा में चूंकि स्थितियां ऐसी रही हैं, हरदीप सिंह डंग के साथ पार्टी बदली है, ये भी मुद्दे रहे हैं क्या जनता के बीच में? और ये तमाम मुद्दे जहन में जरूर होंगे जब वोटर वोट करने के लिए जाएगा। जी बिल्कुल, हरदीप सिंह डंग पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार है। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक कार्यकर्ता है उनके अंदर तो रोष था और कांग्रेस ने कहीं न कहीं से इस मुद्दे को भुनाया भी है। और लगातार जो भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग है, कैबिनेट मंत्री, उनके ऊपर आरोप भी लगाया था कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। लेकिन हरदीप सिंह डंग ने भी इसका माकूल जवाब देने की कोशिश करी और उनका कहना था कि 15 महीने का जो शासन था उसमें क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसी कारण मुझे किसानों के हित में ही निर्णय बदलना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। और जनता की सेवा करने के लिए मैं विधायक बना था, कुर्सी के लिए नहीं बना था। इसलिए जब मैंने कांग्रेस से जब इस्तीफा दिया था तब ये नहीं सोचा था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिलेगी या फिर कोई विधायक का टिकट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान का वो बार बार धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ से उम्मीदवार भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई। तो कहीं न कहीं से कांग्रेस का एक प्रहार था कि हरदीप सिंह डंग ने पार्टी के साथ गद्दारी की और किसानों के साथ भी गद्दारी की। उसका एक जवाब देने की हरदीप सिंह डंग ने पूरी तरह से कोशिश की है और एक तरह से उन्होंने विकास को मुद्दा बनाया है कि शिवराज सिंह चौहान के शासन में उन्होंने जितनी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए मांगी थी वो उन्होंने दी है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, विकास यहां जरूर मुद्दा रहा है। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करें कल होने वाली वोटिंग के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की और प्रशासन की, साथ ही चुनावी जो सियासी दल हैं उनकी भी। अरुण त्रिवेदी, सुशील कौशिक, साथ ही नरेंद्र धनोतिया और हरेंद्र नाथ ठाकुर भी हमारे साथ खंडवा से जुड़ गए हैं। हरेंद्र, खंडवा की मानधाता विधानसभा सीट, हम जिक्र करें क्या इस पर मुद्दे रहे और क्या तैयारियां इस वक्त चुनाव आयोग के अलावा सियासी दलों की नजर आ रही हैं इस वक्त? हरेंद्र। चलिए, हरेंद्र के पास हम दोबारा रुख करेंगे। ग्वालियर का रुख कर रहे हैं, सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, महत्वपूर्ण है ग्वालियर का चुनाव भी और रोचक भी हो चुका है। अगर ग्वालियर शहर की हम बात करें, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दो सीटें, इन पर भी कह सकते हैं कि दांव पर साख लगी हुई है कई दिग्गजों की। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ग्वालियर जिले की ग्वालियर और ग्वालियर पूर्वी नहीं डबरा सीट पर भी साख दांव पर लगी है। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके सामने उनके ही शागिर्द, उनके ही साथी रहे सुनील शर्मा जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मुकाबला है। इस सीट पर भी मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा बात अगर ग्वालियर पूर्व की करें तो वहाँ पर 2018 में जिस जोड़ी के बीच चुनाव हुआ था उस समय मुन्नालाल गोयल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, सतीश सिकरवार बीजेपी से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब मुन्नालाल गोयल भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है, वहीं सतीश सिकरवार जो पहले बीजेपी से उम्मीदवार थे वो कांग्रेस से उम्मीदवार है। इन दोनों के बीच भी कांटे का मुकाबला है। इसके अलावा ग्वालियर जिले की तीसरी सीट डबरा विधानसभा सीट है।
जहां से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी बीजेपी की उम्मीदवार है और उनका मुकाबला उनके ही रिश्ते में समधी लगने वाले कांग्रेस के सुरेश राजे से, वहां भी एक मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। और निश्चित तौर पर ग्वालियर जिले की इन तीनों सीट पर जो चुनाव है बेहद कश्मकश भरा चुनाव है। दोनों ही पार्टियों के आला नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं ने जी जान झोंक दी है। यही वजह है कि इन तीनों सीटों पर एक तरह से 2 जगह मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, एक जगह पूर्व विधायक की साख दांव पर लगी, और इन तीनों सीट पर सिंधिया का चेहरा भी कहीं ना कहीं इस बार जो है दांव पर है। और किस तरह के क्या परिणाम होंगे वो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपने लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करके एक प्रयास किया है मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का। बिल्कुल सुशील रहिएगा, आऊंगा आपके पास दोबारा। हरेंद्र ठाकुर खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, मांधाता विधानसभा सीट पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? सियासी दलों ने पूरी ताकत प्रचार के दौरान जरूर झोंकी, अब आखिर में भी कुछ खास रणनीति होगी? जी प्रशांत, बिल्कुल सियासी दलों ने जितनी ताकत दिखानी थी, जितना शौर्य का प्रदर्शन करना था, उनकी जो मियाद थी कल पूरी हो चुकी है। आज जो है दरअसल अब घर घर जाकर के जो जनसंपर्क कर रहे हैं वो भी कर चुके हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। जनता जब सुबह होगी तब जनता ये फैसला करेगी उन्हें उनका किनको नेतृत्व प्रदान करना है, इसका फैसला जनता करेगी। हालांकि जो आक्रोश जो मुद्दे थे वो सब अपनी तरफ है, लेकिन अब जनता के मन में क्या है ये जनता कल फैसला करेगी। क्योंकि अक्सर मांधाता सीट पर जो है यहाँ पर अक्सर ये आरोप लगता रहा कि यहाँ पर जातिवाद के नाम पर यहाँ पर अक्सर वोट होता है। अब देखना यह है कि वाकई क्या अभी भी लोगों के अंदर वही मानसिकता है, क्या जातिवाद वाले नेता ही चुनाव करना है, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर नेता का चुनाव करना है। जो टिकाऊ और बिकाऊ का जो मुद्दा था, ये टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा क्या वाकई यहाँ पर कल निर्णय की घड़ी यहाँ पर साबित होगी कि नहीं होगी, ये तो फिलहाल तो कल शाम वोटिंग परसेंटेज से कल पता चल जाएगा, लेकिन निर्णय जो है ये 10 नवंबर को पता चलेगा। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। अरुण का रुख कर रहे हैं, अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अगर सावेर का हम जिक्र करें फिर से, कौन से ऐसे मसले रहे जो सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा रही प्रचार के दौरान, और वो मसले मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं वोटिंग के दौरान, मन में हो सकते हैं वोटर के? जो है वो किसानों का बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए सबसे बड़े मुद्दे तो यही रहे। किसान कर्ज माफी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये मुद्दे तो साथ ही रहे। साथ ही टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा भी इस बार काफ़ी सक्रिय रहा। और इन्हीं मुद्दों को जब जहन में लेकर वोटर वोट डालने जाएंगे, लेकिन जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो इस बार थोड़ी सी मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं जरूर बदली हुई नजर आएंगी। सबसे पहले आशा कार्यकर्ता मतदाता का टेम्परेचर लेगी, फिर उसके बाद उनको टोकन दिया जाएगा, वो एक चेयर पर बैठ जाएंगे। लंबी लंबी जो कतारें दिखाई देती थी वो इस बार मतदान केंद्रों पर दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि मतदाताओं कोरोना की वजह से मतदाताओं का टेम्परेचर लिया जाएगा, उनको ग्लव्स दिए जाएंगे और उसके बाद उनको एक चेयर पर बैठा दिया जाएगा। जब उनका नंबर आएगा तब वो वोट डाल सकेंगे। तो ऐसे में मतदान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी जरूर रहेगी, लेकिन सुबह से शाम 6 बजे तक का वक्त है। पिछली बार सांवेर में 80% के करीब मतदान हुआ था, इस बार माना जा रहा है कि इससे ज़्यादा मतदान होगा। और जिला प्रशासन ने जिस तरह की तैयारियां कर रखी हैं, उनका दावा है कि 100% मतदान कराया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, इसके प्रयास किए जाएंगे। आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सभी मतदान केंद्रों पर पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगी। मतदाता को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोरोना का कोई किसी तरह का डर ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। और अब जब सुबह 7 बजे से मतदान होगा तो थोड़ा सा ठंड जरूर यहाँ पर पड़ रही है मध्य प्रदेश में, अभी थोड़ी सी हल्की सी सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन चुनावी गर्मी की वजह से उसका भी अनुभव लोगों को नहीं हो पा रहा है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा, शाम 6 बजे तक चलेगा। तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं और जो प्रत्याशी हैं वो भी घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। बूथ लेवल का मैनेजमेंट उनका चल रहा है, पन्ना प्रभारी है, ठीक है, बिल्कुल घर घर जाकर वोट मांगा जा रहा है, 1 to 1 या ये कहें कि डोर टू डोर कैंपेन अभी भी चल रहा है। जी मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, मंदसौर का भी अगर हम जिक्र करें, मंदसौर जिला भी, यहाँ भी किसान वोटर बड़े पैमाने पर है,
बड़ा निर्णायक वोटर है किसान, मसले भी किसानों से जुड़े ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण रहे। जी बिल्कुल, जिक्र करना चाहूंगा कि जून 2017 में यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें पुलिस की गोली से 6 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद में विधानसभा चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने किसान मुद्दे को बड़ा उछाला था और कहीं न कहीं से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सफलता मिली थी। लेकिन मंदसौर जिले के और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 7 सीटें भाजपा की झोली में गई थी और एकमात्र जो सुहासरा की सीट थी वो हरदीप सिंह डंग जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेस की झोली में गई थी। तो किसान आंदोलन का असर मंदसौर जिले में या मंदसौर संसदीय क्षेत्र में तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सुहासरा की जो सीट थी वो कांग्रेस की झोली में चली गई थी। तो कहीं न कहीं से कांग्रेस का किसानों का जो एक मुद्दा था उस समय भी था, लेकिन अब फिर से एक बार फिर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मुद्दे को उठाया और कहा वो भी बेहद कम वोटों से जीते थे कांग्रेस की तरफ से, यानी कि किसान आंदोलन शुरू वहां से हुआ, लेकिन मंदसौर में ही उसका असर नहीं हुआ था पिछली बार। इस बार जरूर महत्वपूर्ण होगा कि क्या मसले और रहते हैं नरेंद्र। जी बिल्कुल, 350 वोटों से हरदीप सिंह डंग यहां पर चुनाव जीते थे। पिछली बार जब 2018 में कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा बनाया था, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपना मुद्दा बनाया और कहा कि जब किसान आंदोलन कांग्रेस का खड़ा किया हुआ था और उसमें किसान नहीं थे, केवल कांग्रेस थी, और यही लोग जो है सुहासरा में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसको मुद्दा बनाया और कहा, जो यहाँ के प्रभारी थे जगदीश देवड़ा, विधानसभा के प्रभारी वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो मेरी विधानसभा मल्हारगढ़ में किसान आंदोलन करने आए थे और एक बार फिर ये सुहासरा में इस चुनाव के रूप में दिखाई दे रहे, तो उनकी पहचान करो। किसानों का मुद्दा ये नहीं था, कांग्रेस का मुद्दा था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। 2018 में कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन फिर भी एक मुद्दा कांग्रेस किसानों का मुद्दा जरूर इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी किसानों को मुद्दा बना रही है कि किसानों की असली हितैषी वो पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यही कह रही है कि किसानों की असली अगर हितैषी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो दोनों ही पार्टियां किसानों को मुद्दा बना रही है और किसानों से वोट लेना चाहती है कि किसी न किसी तरह से किसान उनकी पार्टी के पक्ष में हो जाए। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और किसान वोट बैंक अगर जिस भी सियासी दल के पास जाता है उसकी जीत की संभावना स्वाभाविक है कि बढ़ जाएंगी। खंडवा भी बड़ा किसान कह सकते हैं कि यहाँ भी कृषक वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है। हरेंद्र, यहाँ पे कौन से मसले महत्वपूर्ण रहे हैं? किसानों से जुड़े मसले इस उपचुनाव में जोर शोर से उठे हैं, स्वाभाविक है। उनके अलावा भी और दूसरे मसले जो सियासी दलों के जरिए उठाए गए, क्या जहन में है? कौन से मसले जिनके आधार पर मतदाता कल अपना निर्णय करेगा? हरेंद्र जी प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा कि जब जनता कल ईवीएम के पास पहुंचेगी तो कहीं न कहीं उसके मन मस्तिष्क में ये छवि जरूर होगी कि 15 महीना पहले जिनको उन्होंने चुना था और जो यहाँ पे टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा जो यहाँ पे जोर पकड़ रहा है, एक तो वो समीकरण है, और दूसरा कि जिस कमलनाथ के जो किसानों के नाम पर जो सरकार बनी थी, कमलनाथ सरकार बनी थी, वो यहाँ के कांग्रेस जो यहाँ के जो किसान है बार बार कहते भी आ रहे थे, उसी क्षेत्र के किसानों का कर्ज माफी यहाँ पे नहीं हुआ। खंडवा जिले के पंधाना, खंडवा, हरसूद सभी के किसानों की कर्ज माफी हुई है, लेकिन मांधाता क्षेत्र के किसान आज भी वंचित हैं। उन्हें फसल का जो बीमा राशि मिलना था वो भी नहीं मिला है। यह आक्रोश जो है किसानों के मन में आज भी टीस मार रहा है। यहाँ पर कई नेता आए, यहाँ पर रैलियां की, लेकिन किसानों के जब ये सवाल थे, किसानों के सवाल का जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं था। तो ये जरूर कहीं न कहीं ये जो मुद्दे हैं, एक मुद्दा जो है राखड़ का, जो सिंगाजी थर्मल पावर है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजली तो बनती है, लेकिन उसके जो फ्लाईएस हैं वो किसानों की कई एकड़ भूमि को यहाँ पर प्रभावित कर दिया। यहाँ पर किसान जो है जमीन रहते हुए भी उनकी जमीन बंजर हो गई है। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको देखते हुए जब मतदाता मतदान करेंगे तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये समीकरण जरूर होगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और चलिए अगर मालवा का रुख करते हैं, रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अगर सीट का जिक्र करें तो यहाँ पर क्या सिंपैथी भी कोई मसला रहा है और कुछ और भी मसले जो विचार विमर्श में आए हों, जनता के जहन में हों, जिनके मद्देनजर वोटर अपने वोट को तय करेगा किस तरफ जाना है? रजनीश। जी हाँ प्रशांत,
जी हाँ प्रशांत, आगर मालवा सीट की यदि बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने जो कार्ड खेला है वो स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जो पहले यहाँ पर विधायक थे, उनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया है ताकि उनके सहानुभूति की कहीं ना कहीं लहर उनके का फायदा बीजेपी को मिल सके। और वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ पर विपिन वानखेड़े को मौका दिया है जो कि पिछली बार मनोहर ऊंटवाल से मात्र 2400 वोटों से हारे थे। तो और यहाँ पर वोटरों का यदि देखा जाए तो वोटरों का मेन यहाँ पर रहा है कि जो रोजगार के मुद्दे हैं वो हावी रहा है, 4 लेन का मुद्दा यहाँ पर हावी रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो कर्ज माफी है उसको लेकर भी दोनों ही पार्टियों ने इस मुद्दे को बुलाया है, जहाँ बीजेपी ने एक बार कर्ज माफी नहीं होने को लेकर बार बार वोटरों के मत दी गई है, जबकि कांग्रेस ने जो कर्ज माफ हुआ उसको लेकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। तो मेन यहाँ पर जो वोटरों की बात की जाए तो आगरमालवा जिले में ग्रामीण क्षेत्र काफी ज्यादा है, कृषि प्रधान है, यहाँ पर किसान लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, तो इन वोटरों को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी कोशिश की है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण कोशिश की गई और खासतौर से किसान का मसला भी उठाया गया, दूसरे मसले भी। अब देखना होगा कि कल निर्णय क्या होता है। हमारे साथ रजनीश, हरेंद्र, नरेंद्र और सुशील लगातार बने हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बात 28 विधानसभा सीटों के रण की है, उपचुनाव का रण, और कल वोट हो जाएगी और उसके बाद तस्वीर 10 तारीख को साफ होगी कि आखिर किसके पक्ष में जनता ने अपना मन बनाया था। हमारे साथ सुशील, दुष्यंत, माफ कीजिएगा, नरेंद्र, हरेंद्र और रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ग्वालियर का जिक्र करें, 16 सीटों पर अगर खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों मॉनिटर कर रहे हैं, तो बीजेपी का जिक्र करें तो वो ग्वालियर में ही उसने अपना मेन सेंटर बनाया हुआ है। यहीं से पूरे 16 सीटों पर बीजेपी नजर रखेगी। कैसे वोटिंग हो रही है, क्या कुछ चल रहा है सुशील? बिल्कुल प्रशांत, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की 16 जो सीटें हैं, उन 16 सीटों का मेन पॉइंट सेंटर ग्वालियर ही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो यहीं से बैठकर, ग्वालियर से ही बैठकर कमांड करेंगे दोपहर तक संभवतः, और सभी सीटों पर उनकी नज़र बनी रहेगी। इसी तरह से कांग्रेस के भी जो स्थानीय नेता है वो यहाँ से इन सीटों पर निगरानी करेंगे, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो, लाखन सिंह यादव हो, और भी तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो लोग यहाँ मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा भोपाल से भी सीधी कांग्रेस की ग्वालियर चंबल अंचल पर नज़र रहेगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में ही सबसे ज़्यादा जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी साख दाव पर है। 4 कैबिनेट मंत्री है, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ईदल सिंह कंसाना, इमरती देवी और महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी। राज्य मंत्री की बात करें तो गिरिराज दंडोतिया, OPS भदौरिया, सुरेश धाकड़, इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह यादव, इन 4 राज्य मंत्रियों की साख भी दाव पर लगी है। मुंगावली सीट के अलावा बमोरी, ग्वालियर पूर्व, तमाम जो सीटें हैं कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है और प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार यहाँ फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार इन सीटों पर प्रचार के दौरान भी जो है मॉनिटरिंग करती रही है। कमलनाथ खुद यहाँ लगातार आए हैं, उनकी कई सभाएं हुई है, रोड शो हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें जो है उसका मुख्य पावर सेंटर ग्वालियर है और इसी पर दोनों नेताओं की कल भी फोकस रहेगा। जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे ही और है सुशील, बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने हर एक बूथ पर करीब 30 कार्यकर्ताओं, नेताओं को तैनात किया है ताकि विशेष तौर से ग्वालियर चंबल में कोई गड़बड़ी यहां पर ना हो सके। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कांग्रेस ने भी इस बार जो है बारीकी से रणनीति बनाई है। कमलनाथ आए थे, पहले उन्होंने बैठकें ली थी, पूर्व मंत्रियों को यहाँ मोर्चे पर लगाया था और मंत्रियों ने सेक्टर और मंडलम तक कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उसके बाद चुनाव में मतदान के दिन टोलियां बनाई गई है 30-30 लोगों की, जो पूरी मॉनिटरिंग करेगी। उस इलाके में घर घर से वोटर को लाकर वोटिंग कराने का पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और समर्थकों पर भी निगरानी के लिए इन लोगों की कांग्रेस की एक टीम तैनात रहेगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं और बड़े नेता हैं, उनकी भी रणनीति है मतदान के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को बाहर निकाले घरों से और मतदान कराएं।
तो दोनों ही दलों की जी। तैयारियां हैं और ये तैयारियां अब किस तरह की रहेगी, ये कल सूरज उगने के बाद जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ेगा तब ये सब चीज़ें सामने आती रहेगी। जी जी। और रजनीश हमारे साथ आगर से लगातार बने हुए। रजनीश, यहाँ पर जिक्र हम कर रहे थे, हालांकि ये सीट मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई थी, अब उनके बेटे बीजेपी की तरफ से मैदान में। स्वाभाविक है, आप ये भी जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि सिंपैथी कुछ हद तक मिल पाए, लेकिन विपिन वानखेड़े का अगर जिक्र करें तो कहा जाता है कि जमीन पर वो कहीं ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं या रहे हैं। ऐसे में मुकाबला रोचक हो सकता है यहाँ का, आगर सीट का। मुकाबला है विपिन वानखेड़े की यदि बात की जाए तो पिछले समय जो 2018 के विधानसभा चुनाव में वे मात्र 2400 वोटों से ही मनोहर ऊंटवाल जिसे दिग्गज नेता से हारे थे। उसके बाद से वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे। अभी भी जब से मनोहर ऊंटवाल का निधन हुआ उसके बाद से वे और ज्यादा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे। और यदि बात की जाए चुनाव प्रचार के तो विपिन वानखेड़े उसमें काफी आगे दिखाई देते हैं। कई बार वो मतदाताओं से पर्सनल डोर टू डोर उन्होंने संपर्क किया है, जबकि जो मनोज ऊंटवाल है उनको इस तरह यदि देखा जाए तो इसमें उन्हें थोड़ा कम समय मिला है, क्योंकि 1 महीने से ही वो लगातार वोटरों के संपर्क में थे। हालांकि जो बीजेपी ने दाव खिला है कि कहीं ना कहीं उनको उनके पिता का निधन के बाद सिंपैथी का फायदा मिल जाए, तो देखना होगा। बिल्कुल ये काफी रोचक मुकाबला होगा आगर मालवा सीट का। इसमें जीत किसकी होगी ये तो फिर 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबला काफी रोचक है आगर मालवा सीट का। जी बिल्कुल, आगर मालवा में दिलचस्प चुनाव हो रहा है। नवीन मेहर हमारे साथ धार से जुड़ गए हैं। धार की बदनावर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। नवीन, बदनावर सीट और खासतौर से चले हम बदनावर धार भी चलेंगे, लेकिन नरेंद्र के पास पहले रुक कर रहे हैं। नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, मंदसौर की सुवासरा सीट, और जिक्र भी कर रहे थे आप, बहुत कम वोटों से यहां पर जीत हासिल हुई थी। ये क्या फैक्टर यहां पर इस बार चुनाव में रहेगा, खासतौर से चूंकि कांग्रेस उस आंदोलन के बावजूद भी यहां पर बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाई थी, तो यहां पर संभावनाएं नजर आती हैं। कांग्रेस के लिहाज से क्या संभावनाएं, बीजेपी के लिहाज से क्या संभावनाएं इस सीट पर? कांग्रेस के लिहाज से जो संभावना यह है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा राकेश पाटीदार, पहली बार उसने विधानसभा का चुनाव यहां से लड़ा है। और उसके अलावा जो यहां पर कांग्रेस के फैक्टर में एक काम ये कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस किसी न किसी तरह से इस मुद्दे को भुनाने में अगर सफल होती है कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा, हमारी सरकार गिर गई इसलिए हम 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं कर पाए। अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए और किसानों के मुद्दे पर यह देखा जाए तो कांग्रेस के लिए संभावना बनती है। और अगर बीजेपी की बात, अगर बीजेपी के पास अगर जो मुद्दा है वो विकास का है, बीजेपी का जो उम्मीदवार है हरदीप सिंह डंग जो कैबिनेट मंत्री है, उनका कहना है कि जब मैं विपक्ष का विधायक हुआ करता था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उस समय भी जो शामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना है वो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर दी थी। और अभी जब ये 3 महीने के मुख्यमंत्री बने हैं और मैंने जो यहाँ पे क्षेत्र के विकास के लिए बात की तो यहाँ पर 21 अरब की इन्होंने सिंचाई परियोजना, एक और सीतामऊ कयामपुर परियोजना दी है। तो कहीं न कहीं से अगर वो ये है कि अगर हमारी सरकार आई तो 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। और भाजपा के पास मुद्दा यह है कि कांग्रेस की सरकार अगर उस समय नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, उस समय में कांग्रेस का विधायक हुआ करता था, उस समय भी इस क्षेत्र में विकास हुआ है। और अभी शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं तो इन्होंने एक बड़ी परियोजना यहाँ के लिए दी है। दोनों ही दल जो है वो किसानों को मुद्दा बना रहे हैं और कहीं न कहीं से किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान अगर उनकी पार्टी को समर्थन करता है तो उनकी नैया पार हो जाएगी। प्रशांत, ठीक है, बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास। नवीन हमारे साथ धार से जुड़ गए हैं। नवीन, बदनावर सीट पर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, या ये कहें कि ये सीट जहां पर बड़ी जीत हासिल की थी, बड़े वोटों से राजवर्धन सिंह जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी से हैं वो, क्या कुछ समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? यहाँ प्रशांत, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बदनावर सीट भी जो है बहुत चर्चित सीट है। यहाँ पर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जो है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके बाद से यहाँ के समीकरण लगातार बदले हैं। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के जो है ठाकुर से राजपूत है दोनों ही, और दोनों ही पार्टियों ने उनको
ये देख के जी। दिया है टिकट के दोनों ही राजपूत हैं। और राजपूत वोट जो है इस क्षेत्र में ज्यादा है, करीब 40,000 से अधिक वोट जो है राजपूत वोट है। और इसके अलावा पाटीदार वोट भी है, सिडवी वोट भी है, इसके अलावा ट्राइबल वोट भी है, बड़ा वोट बैंक है। तो अभी समीकरण जो है वो लगातार बदल रहे हैं। और जब से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बीजेपी ज्वाइन की है जी। तब से जो है यहाँ के समीकरण एकदम ही बदल चुके हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल जी, महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ के समीकरणों में आया है। आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी, बड़े वोटों के अंतर से यहाँ से जीत हासिल की थी और स्वाभाविक है कि वो फैक्टर भी रहा होगा। उसमें बड़ा वोट कांग्रेस के नाम पर भी राजवर्धन को मिला होगा। बहुत शुक्रिया नवीन आपका, और रजनीश आपका भी धन्यवाद। साथ ही सुशील, नरेंद्र हमारे साथ थे, अरुण भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। दुष्यंत आपका भी बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण है ये बाई इलेक्शन, 28 सीटें तय करेंगी सरकार का भविष्य और विपक्ष का भविष्य भी यही 28 सीटें तय करने वाली हैं। कल वोटिंग है। बहरहाल डिबेट बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।